Welcome dear students. In continuation of series Loha Varga, today is the turn of Tamra. Tamra has been placed under the category Shuddha Loha in Rasrat Samucchay. English name of Tamra is copper. In Hindi it is known by the name Tamba. Cuprum is its Latin name. Color of Tamra is copper red. You can see here the specific color of copper. Streak of copper is copper red, metallic and shiny. What is streak? Streak एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिससे हम किसी भी मेटल या मिनरल के कलर को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो मेटल या मिनरल की आउटर सरफेस होती है वो कभी कभी एटमॉस्फेयर के इफेक्ट की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। इसीलिए स्ट्रीक टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो पोर्सिलिन की प्लेट होती है उस पर हम जिस सैंपल का कलर हमको देखना होता है उसको रब करते हैं और जो टेलिंग्स होती है उसके कलर को देखते हैं। कॉपर इज मैलिएबल, इससे थिन शीट्स बनाई जा सकती है। इट इज डक्टाइल, वायर बनाए जा सकते हैं। कॉपर में एक स्पेसिफिक मेटेलिक लश्चर होती है एंड इट्स फ्रैक्चर इज हैकली। हैकली फ्रैक्चर इज आल्सो नोन बाय द नेम जैक्ड फ्रैक्चर। हैकली फ्रैक्चर क्या है? A mineral's habit of breaking along jagged, irregular surfaces with sharp edges. मतलब जो हमारे टूटे हुए जो एंड्स होंगे वो आपके शार्प होंगे, राउंडेड नहीं होंगे, इरेगुलर होंगे। ठीक है। हार्डनेस ऑफ कॉपर इज 2.5 to 3. Its melting point is 1084 degree Celsius and boiling point is 2300 degree Celsius. कॉपर इज रेडिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। या आपने देखा होगा कि जो भी हम अगर घर में भी हमारे कोई तांबे का बर्तन या तांबे का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है तो उस पर वातावरण का प्रभाव होता है, वो खुली हवा में जल्दी ही उस पर हरापन सा लिए हुए काली परत बन जाती है। उसको साफ करने के लिए हम किसी भी एसिडिक मीडिया का यूज़ करते हैं तो वो साफ हो जाता है। इसी तरह से अगर हम ताम्र के कॉपर के किसी भी वेसल को या इंस्ट्रूमेंट को अगर हम खुली हवा में गर्म करते हैं तो भी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक काला लाल सा इस पर एक लेयर बन जाती है। कॉपर इज एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इसका बहुत ही अच्छा जनरल यूज है। जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह आपने देखे होंगे वहां पर हम कॉपर का यूज करते हैं। नाउ इट्स सोल्युबिलिटी, इट इज इजीली डिजोल्व इन एसिड्स। कॉपर जो है हमारा सभी एसिड्स में आसानी से घुल जाता है और इसका जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है इसकी नाइट्रिक एसिड में सोल्युबिलिटी। जब हम कॉपर को नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व करते हैं तो ब्राउनिश रेड फ्यूम्स निकलती है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस की, और जो सॉल्यूशन होता है हमारा वो नीले हरे रंग का हो जाता है। तो ये टेस्ट जो है वो कॉपर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम करते हैं। इसके अलावा कॉपर या कॉपर के कंपाउंड्स को जब हम गर्म करते हैं, ये फ्लेम टेस्ट है, तो उनमें से स्पेसिफिक ब्लूइश ग्रीन फ्लेम निकलती है। ये भी हमारा कॉपर या कॉपर के कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। और ये हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। ज्वाला परीक्षा जो दी गई है उसमें कहा गया है शुल्वे नील निभा, मतलब शुल्व या ताम्र के यौगिकों को अगर हम आग पर गर्म करेंगे तो नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न होगी। कॉपर इज ए इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वैल्यूएबल एलॉयज। कॉपर का प्रयोग हम जो मिश्र धातुएं होती है उनको बनाने में कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे आपके कोर्स में मैंने आपको बताया था पीतल है और कांस्य है, तो पीतल में भी हम ताम्र और जिंक की हेल्प से बनाते हैं, कांस्य को भी हम ताम्र और टिन की हेल्प से बनाते हैं। इसके अलावा और भी कॉपर के एलॉयज होते हैं, जैसे मोनल मेटल जो कॉपर और निकिल से बनता है, गन मेटल जो कॉपर और जिंक से बनता है। Origin. Copper is said to have originated from the semen of Kartikeya. Kartikeya, the son of Lord Shiva. According to Ras Kamdhenu, Shulva is said to have originated from Surya.
synonyms of ताम्र. Important synonyms of ताम्र are शुल्व, रक्तक, म्लेच्छ वक्त्र, नेपालीय, त्र्यंबक, सूर्यलोह, अर्क, उदुम्बर, most important, अरविंद, अंबक, सूर्यांग, लोहितयस and all synonyms of sun. सूर्य के जितने भी पर्याय है, ताम्र जो है वो सूर्य ग्रह की प्रतिनिधि धातु है. सूर्य के जितने भी पर्याय है वो ताम्र के लिए यूज होते हैं. सोर्सेस. ताम्र हमको नेटिव एंड एलॉय दोनों ही फॉर्म्स में अवेलेबल होता है. नेटिव फॉर्म में जनरली हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, लेकिन कभी कभी इसमें स्मॉल अमाउंट्स में हमारा सिल्वर, आर्सेनिक, बिस्मिथ या एंटीमनी भी मिलता है. कॉपर के जो ओर्स होते हैं वो मेनली सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में मिलते हैं. तो सल्फाइड फॉर्म में जो कॉपर के हमारे मेन ओर हैं वो है कॉपर पायराइट CuFeS2, चाल्कोसाइट Cu2S, बोरनाइट Cu5FeS4. बोरनाइट ओर का हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं सस्यक में, आप एक बार वहां से देखेंगे. बोरनाइट या पिकोक ओर से हमने कहा था. कोवेलाइट Cus and tetrahedrite. These all are the sulfide forms. In oxide form, cuprite Cu2O, and in carbonate form most important ores are malachite and azurite. Copper is also obtained from animal sources, from liver and from सत्वपातन of भूनाग and मयूरपिच. भूनाग सत्वपातन एंड मयूरपिच सत्वपातन का जो मेथड है वो भी हम सस्यक टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. प्लांट सोर्सेज में हमें त्रिफला से ताम्र मिलता है. अक्रेंस. अमेरिका, चिली, पेरू, सिप्रस, अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोंगो एंड रशिया. In India, electrolytically refined tamr is produced mainly in smelter or refinery plants at खेतड़ी in राजस्थान. This is most important. आपको ये भूलना नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बताया था. जो भी आपके ताम्र के यौगिक है आपके कोर्स में, भले ही वो हम माक्षिक की बात करते हैं या सस्यक की बात करते हैं या फिर यहाँ पर ताम्र हमारी धातु की बात हो रही है, वहाँ पे ताम्र के प्रोजेक्ट आपके हैं खेतड़ी राजस्थान में. और इसके अलावा मऊ, भंडार, घाटशिला इन झारखंड. टाइप्स. नेपालम म्लेच्छकम चैति ताम्रम द्विविधम उच्यते. नेपालम जात्यम आख्यातम म्लेच्छकम त्व अवरम स्मृतम. रसतरंगिणी ने दो तरह के ताम्र के भेद बताए हैं. फर्स्ट वन इज नेपालक एंड सेकंड इज म्लेच्छ ताम्र. नेपालक ताम्र को उत्तम बताया गया है और म्लेच्छ ताम्र को अवर बताया गया है. रसारणम ने कलर के अकॉर्डिंग दो तरह के ताम्र बताए हैं, रक्त ताम्र और कृष्ण ताम्र. इसमें से रक्त ताम्र को श्रेष्ठ और कृष्ण ताम्र को हेय बताया गया है. ग्राह्य, अग्राह्य. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ताम्र हमारे दो तरह के हैं, म्लेच्छ और नेपालक. नेपालक हमारा ग्राह्य ताम्र है और म्लेच्छ हमारा अग्राह्य ताम्र है. तो ग्राह्य अग्राह्यता में यहाँ पर हमने जो म्लेच्छ ताम्र और नेपालक ताम्र के लक्षण है वो दिए हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राह्य अर्थात नेपालक ताम्र के क्या फीचर्स बताए गए हैं. सुस्निग्धम मृदुलम शोणम. जो ताम्र स्निग्ध हो, मृदु हो, शोणम अर्थात रक्तवर्ण हो, घनाघात शमम हथौड़ी के आघात से नहीं टूटने वाला हो. मतलब उसमें मैलिएबल फीचर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि उस पर हथौड़े या हैमर से हमने प्रहार किया और वो टूट जाए, वो उससे फैलना चाहिए. गुरु भारी हो. निर्विकारम. निर्विकार अग्नि एवं जल के संपर्क में आने से निर्विकार रहे. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी काला पड़ जाए. उसे श्रेष्ठ गुणयुक्त नेपालक ताम्र कहा जाता है और इसी का उपयोग हम रस कार्यों में करते हैं. म्लेच्छ ताम्र के लक्षण जो बताए गए हैं, जो कि हमारा अग्राह्य ताम्र है. सिद्ध कृष्ण अरुणात छायम अतिवामी कठोरकम. जो ताम्र श्वेत हो, रक्त हो, कृष्ण वर्ण मिश्रित हो. श्वेत रक्त कृष्ण वर्ण मिश्रित. रक्त वर्ण ताम्र हमारा श्रेष्ठ की तरफ है. जितना ज्यादा ताम्र का रेड कलर होगा वो हमारा बेस्ट सैंपल है
और अगर इसमें ये श्वेत रक्त और कृष्ण श्वेत और ये कृष्ण वर्ण आ जाते हैं तो ये हमारा अग्राह्य ताम्र हो जाता है। अति वामी, कठोर, धोकर साफ करने पर कुछ देर बाद जो काला पड़ जाए उसे म्लेच्छ ताम्र कहते हैं। नेसेसिटी ऑफ शोधन। जैसे हम जानते हैं कि रस शास्त्र में ताम्र की भस्म का हम प्रयोग करते हैं या ताम्र के जो बहुत से हमारे फॉर्मुलेशंस बनती है तो सब में हमें ताम्र को शुद्ध करके उसका मारण करके प्रयोग करना है। तो शोधन की आवश्यकता क्यों है? अगर हम अशुद्ध अवस्था में ताम्र का प्रयोग करेंगे तो उससे हमें क्या हानि हो सकती है? ना विषम विषम इत्व आहु ताम्रम तु विषम उच्यते एको दोषो विषे ताम्रे त्व अष्टौ दोषः प्रकृतितः। आयुर्वेद प्रकाश में कहा गया है ताम्र के समान कोई दूसरा विष नहीं है, क्योंकि विष में एक दोष होता है जिसको खाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जबकि ताम्र में एक साथ विष के समान 8 विष दोष रहते हैं। और ये 8 विष दोष क्या है? ये है भ्रम, मूर्छा, विदहा, स्वेद, क्लेद, वांति, अरुचि और चित्त संताप। ये 8 ताम्र के विष दोष बताए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। विशेष शोधन। विशेष शोधन से पहले हम सामान्य शोधन की बात करते हैं, और सामान्य शोधन हम उसी मेथड से करेंगे जैसा आपको मेटल्स के इंट्रोडक्टरी वाले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ, तेले तक्रे गवाम मूत्रे। नाउ डिस्कस विशेष शोधन। विशेष शोधन के लिए ताम्र के बताया गया है कि आप सैंधव लवण का पेस्ट बना लें। सैंधव लवण का पेस्ट कैसे बनाना है? उसमें थोड़ा नींबू स्वरस डाल के उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट ऑफ सैंधव लवण प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ नींबू स्वरस। और फिर इसको हमें ताम्र के पत्रों पर इस पेस्ट को अप्लाई कर देना है। फिर उन पत्रों को हमें क्या करना है? रेड हॉट करना है। ठीक, पहले पेस्ट प्रिपेयर करें, फिर उन पेस्ट को ताम्र के पत्रों पर अच्छे से लगा लें, सुखा लें। फिर उन पत्रों को, जो पेस्ट लगे हुए पत्र हैं, उन्हें हमें रेड हॉट करना है। और रेड हॉट करने के बाद हमें उन्हें डिप किस में करना है? वो हमारा मीडिया है, या तो आप निर्गुंडी स्वरस में भी डिप कर सकते हैं या फिर सोविरक में भी डिप कर सकते हैं। सोविरक आप संधान कल्पना में पढ़ चुके हैं। ये दोनों आप मीडिया यूज कर सकते हैं और ये पूरा प्रोसेस आपको 8 बार करना है। ओके, तो ये निषेक टेक्निक से हम ताम्र का विशेष शोधन करते हैं। दूसरा है जहां पर हम स्वेदन का यूज करते हैं। द लीव्स ऑफ ताम if boiled in cow's urine for 3 hours in intensive fire it becomes शुद्ध। ताम्र पत्र को दोला यंत्र विधि से गोमूत्र में 1 प्रहर तक तीव्र अग्नि देकर स्वेदन करने पर यह शुद्ध हो जाता है। नाउ मारण ऑफ ताम्र। ताम्र का मारण कैसे करेंगे? जो हमारा सामान्य मारण था, सामान्य मारण में हमने बताया था कि ताम्र का मारण हम करते हैं गंधक की सहायता से। तो यहाँ पर जो मेथड बताया है वो है जंबीर रस संपिष्ट रस गंधक लेपितम शुल्भ पत्रम शरावस्थम त्रिपुटेर याति पंचताम। सबसे पहले हम पारद और गंधक की कज्जली बना लेंगे, फिर उसको जंबीरी स्वरस डाल के उस कज्जली का पेस्ट बना लेंगे। फिर वैसे ही ताम्र के जो शुद्ध ताम्र है उसके पतले पत्रों पर हम इस पेस्ट को अप्लाई कर देंगे, उसे सूखने देंगे और फिर उसको 3 गज फुट की अग्नि दे देंगे। इससे हमें ताम्र भस्म मिल जाएगी। त्रिपुटेर याति पंचताम। पंचताम का मतलब यहाँ पे 5 फुट नहीं है, पंचताम मतलब वो पंचत्व को प्राप्त हो जाएगी। ठीक, पंचत्व मतलब मृत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस तरह से जो हम भस्म बनाएंगे उसको हमें यूज अमृतीकरण का प्रोसेस करने के बाद ही करना है, क्योंकि ताम्र का ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मार्कशीट में भी कि ताम्र के जो भी यौगिक हैं उसमें हमें वांति भ्रांति दोष होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम एक बार गुणों की वृद्धि करने के लिए अमृतीकरण जरूर करते हैं। सोमनाथी ताम्र भस्म। ताम्र में एक भस्म बनाने का दूसरा मेथड होता है जिसे हम सोमनाथी ताम्र भस्म कहते हैं। इसे बनाने के लिए
आचार्य सोमनाथ ने गर्भ यंत्र का निर्देश दिया है। सोमनाथी ताम्र भस्म बनाने के लिए शुद्ध ताम्रपत्र 1 भाग, शुद्ध पारद 1 भाग, शुद्ध गंधक 1 भाग, शुद्ध हरताल आधा भाग और शुद्ध मनहशिला 1/4 पार्ट लेते हैं। सबसे पहले पारद और गंधक को खरल में मर्दन करके कज्जली बनाते हैं। फिर हरताल एवं शुद्ध मनहशिला को इस कज्जली में डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब जैसे हमने प्रैक्टिकल में आपने अर्क लवण बनाया होगा, जिस तरह से अर्क लवण की हम सेटिंग करते हैं कि नमक और उसके ऊपर अर्क का पत्ता हांडी में, इसी तरह से हम यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे। पहले नीचे जो मिट्टी का हम बर्तन लेंगे उसमें नीचे कज्जली या तो शराब ले लेंगे, मिट्टी की बड़े वाली शराब, उसमें पहले कज्जली, फिर ताम्रपत्र, फिर कज्जली, फिर ताम्रपत्र, ऐसे ही आवृत करेंगे और फिर दूसरे शराब से संपुट करके संधि बंधन करके इसको गजपुट की अग्नि में पाक करेंगे। स्वांग शीत हो जाने पर शराब संपुट को खोलकर ताम्र भस्म निकाल लेते हैं। तो ताम्र भस्म भी हमारी, जैसे रजत भस्म में मैंने बताया था आपको, योग रत्नाकर ने भस्मों के वर्ण में बताया कृष्णत्वम तार ताम्रियो, रजत और ताम्र की भस्म हमारी कृष्ण वर्ण की होती है। अब अमृतीकरण। अमृतीकरण के लिए कॉपर भस्म में हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्रिपेयर्ड कॉपर भस्म है उसको एक बार हम नींबू सरस से भावना दे देते हैं और उसका एक मास बना लेते हैं, मतलब उसको एक बॉल में कन्वर्ट कर लिया, सब एक जगह इकट्ठा कर लिया। फिर जो सूरण कंद होता है उसके अंदर हम इसको रखते हैं, उसको मिट्टी से कवर कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और तब एक गजपुट की अग्नि दे देते हैं। ठीक, ज़रूरत होती है तो ये गजपुट की अग्नि एक ना देके 2 या 3 गजपुट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, दूसरे प्रोसेस में ताम्र भस्म अगर हमारा 1 पार्ट है तो उसमें आधा पार्ट गंधक और मिला के पंचामृत से मर्दन करके फिर गजपुट की अग्नि देते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी एक मेथड से आप ताम्र भस्म का अमृतीकरण कर सकते हैं, लेकिन बिना अमृतीकरण के हमें ताम्र भस्म को यूज़ नहीं करना है। अमृतीकरण करने पर ही ताम्र भस्म जो है वो संपूर्ण गुणयुक्त होती है। प्रॉपर्टीज। ताम्रम तिक्त कषायकश्च मधुरम पाके अथ वीर्य उष्णकम सा अम्लम पित्त कफापहम जठर रुक कुष्ठ आम जंतुकृत ऊर्ध्व अधः परिशोधनम विषयकृत स्थौल्यापहम शुतकरम दुर्नामशया पांडुरोग शमनम नेत्रियम परम लेखनम। ताम्र भस्म हमारी रस में कषाय, अम्ल, मधुर, तिक्त, विपाक में मधुर, वीर्य में उष्ण होती है। यह पित्त कफहर, उदर रोग, कुष्ठ, कृमि, ऊर्ध्व अधः शोधक, विषहर, स्थौल्यनाशक, दीपन, अर्श, क्षय, पांडु, नेत्रिय, लेखन, लघु, कास, श्वास, प्रतिशय, अम्लपित्त, शोथ, शूल आदि रोगों को दूर करती है। सोमनाथी ताम्र भस्म को रोगानुसार अगर हम अनुपान भेद से देते हैं तो ये सभी उदर रोग जैसे परिणाम शूल, उदर शूल, इसके अलावा लीवर और स्प्लेनिक डिसऑर्डर्स में ताम्र भस्म का बहुत अच्छा रोल है उदर रोगों के अलावा, और प्रमेही, अर्श, संग्रहणी, ग्रहणी में बहुत अच्छा रोल है। इन सब में हम ताम्र भस्म का यूज़ करते हैं। ताम्र भस्म की मात्रा हम 1/8 से 1/2 रत्ती तक रोगी के बलाबल, काल आदि का विचार करके दे सकते हैं। और ताम्र भस्म के सेवन से अगर हमें कुछ वांति भ्रांति दोष ऐसे लगते हैं तो उसके लिए बताया गया है कि मुनि व्रीहि को पीसकर या फिर हम क्या करते हैं कि धनिये के बीज के क्वाथ में मिश्री मिलाकर 3 दिन पीने पर ताम्र भस्म सेवन जन्य विकारों की शांति हो जाती है। तो ताम्र भस्म हमारा बहुत अच्छी होती है सभी उदर रोगों के लिए। आप इसे लर्न कर सकते हैं कि उदर रोगों में चाहे वो हमारी अर्श है, संग्रहणी है, सभी प्रकार के शूल है, गुल्म है, लीवर डिसऑर्डर्स है, स्प्लेनिक डिसऑर्डर्स है, सभी में ताम्र भस्म का बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड किया है। पांडु, यकृत, प्लीहा, जितने अम्लपित्त, उदरशूल, जो भी हमारे शूल रोग है, अग्नि मांद्य से उत्पन्न रोग, आमदोष, आमवात, अरोचक, स्थौल्य रोग में काम आती है। इसके अलावा कृमि में, कुष्ठ में,
कास, श्वास और ज्वर में। फॉर्मुलेशंस, आरोग्यवर्धनी वटी में ताम्र भस्म यूज होती है। ग्रहणी रोग में प्रयोग होने वाले ताम्र परपटी और पंचामृत परपटी में चंद्रामृत रस, हृदयार्णव रस, गुल्मकालानर रस और त्रिविक्रम रस। दिस इज ऑल अबाउट ताम्र. In next lecture, I will tell you about Loho. Thank you.